पिछले क्लास में आपको एक हेडिंग दिखाया गया था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें आप सबसे पहले स्टार वाला हेडिंग डालेंगे संयोजक का, जिसको हम लोग हिंदी में वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन देखिए नीचे किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। आइए ऑफिस में आइए ना, किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। लिख लीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनो। किसी 2 मिनट में तुरंत पहुंचे, देखो थोड़ा इधर देखो। तुम एक काम करो, तुम उतारो उत्पादन, इसे भी उतारना ही पड़ेगा, हम लिख देते हैं। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आप उतार लीजिए। अब आते हैं तो समझाते हैं कहां से कहां तक उतारना है। ये यहाँ ये पूरा उतारिए। हमने आपको कहा था कि ये उतार लीजिए, समझा देते हैं हम ट्रिगर को उतारना। सुनो, किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं। ये बात तो पहले से आप जान गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो संयोजकता होता है ना किसी परमाणु का, यह उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। और एक्चुअल में इसी बात को समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। ये एरो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और कोई भी परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर चार्ज एक पॉजिटिव आएगा ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग देती है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो हम कहेंगे कि सोडियम संयोजकता कितनी हो जाए? +1। समझ में आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग जब कोई परमाणु करता है तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? और ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 2 8 8 2। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अष्टक कैसे पूरा होगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यदि तीसरा ऑर्बिटल खत्म हो, अब इसका बाहरी कक्षा हुआ दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 8। तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो उसी प्रकार से ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है और कैल्शियम का वैलेंसी हो जाता है +2। एल्युमिनियम 2 8 3 एटॉमिक नंबर होता है 13। ये कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 त्याग करेगा तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इस पर आता है 3 प्लस है, उसकी वैल्यू से मुझे +3। यहाँ से आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी परमाणु पर अपने मन से 1 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज या 3 प्लस चार्ज नहीं दे सकते। यह निर्भर करता है कि उस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो कुछ दूसरा तरह का परमाणु, जैसे क्लोरीन 2 8 7, इसका एटॉमिक नंबर 17। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना आसान है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से माइनस आवेश उत्पन्न होता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस। तो इसका संयोजकता हो जाता है -1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा इसके बाहरी कक्षा में।
और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये हो गया माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस और इसका बैलेंस हो गया -2। नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाता है -3 और नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाती है -2। यहाँ से एक बात स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कब धनात्मक संयोजकता होगा, कब ऋणात्मक संयोजकता होगा, ये सब या फिर किसी परमाणु की संयोजकता क्या होगी, यह भी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, या यूं कहें कि उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, क्योंकि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? आप एग्जांपल सब उतार चुके हैं, अब सुनो अभी कुछ बात सुनिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान देना। एक बात स्पष्ट समझ में आया कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन त्याग करके अष्टक पूरा करता है और कौन ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है। प्रायः वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है और इसीलिए उसकी संयोजकता धनात्मक होती है। और ऐसे परमाणु प्रायः धातु होते हैं, धातु की संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि धातु ही वह तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? अब दूसरी बात, वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 7 या 6 या 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। और प्रायः यह काम अधातु करता है, क्योंकि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कभी नहीं करता। अब बात समझ में आ रही? यानी यहाँ से एक बात तो सिंपल सा है कि किसी भी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। एक बात और देखिए आप, यहाँ पर संयोजकता 1 है, सोडियम, देखो सोडियम यहाँ पर संयोजकता 1 है ना, देखने प्लस वाला लिखा हुआ है, यानी इसके बंधन बनाने की क्षमता केवल 1 है। इसको देखिए कैल्शियम, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैलेंसी कितना है +2, यानी इसके बंधन बनाने की क्षमता 2 है। ये एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, यहाँ पर Al3+ बना रहा है, इसके बंधन बनाने की क्षमता कितनी 3। तो किसी परमाणु की बंधन बनाने की क्षमता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि वह अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। यानी सब चीज के लिए जिम्मेदार है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप समझ गए मतलब? अब कुछ और बात समझ, देखो अभी हम समझाते जा रहे हैं, बाद में हम समझाएंगे नहीं, बाद में हम डायरेक्ट लिखाते हैं। क्या बोले? 2 8 5 है, 2 8 6 है, तो उसकी संयोजकता 2। हाँ हम बात करते हैं, सब पर बात करते हैं, अभी चुप रहिए, भी आपको तो सुनिए, बाद में क्वेश्चन बचेगा। हम पढ़ा दें और बाद में क्वेश्चन आपके मन में बच जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इतना भीड़ को संभालना हमारे लिए संभव नहीं। आप तो कम है अभी, सुनिए, पहले बीच में टोक दिया है तो हमारा फ्लो चलता रहता तो तुमको ये क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिला। सुनो, अभी हम ये बोल रहे थे कि अभी हम तुमको सिर्फ समझा रहे हैं, बाद में हम सब बात को एक तरफ से एक करके पॉइंट आउट करके लिखा दें, उस समय हम समझाएंगे, खाली अभी समझते हैं। तो वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 3 तक रहा इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 रहा वो इलेक्ट्रॉन लिया। कुछ वैसा भी परमाणु होता है जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वह ऑलरेडी अपना अष्टक पूरा किए हुए है, वह बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है और इसीलिए उस परमाणु की संयोजकता 0 होती है। उस परमाणु की संयोजकता होती है और उसको हम लोग बोलते हैं 0, और संयोजकता 0 हो गई तो बंधन बनाने की क्षमता 0। बंधन बनाने की क्षमता 0, इससे मतलब वह किसी भी रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेगा, जैसे अग्रिय।
लेकिन कुछ ऐसे परमाणु होंगे जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। वह क्या करेगा? जनरली वह अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, वह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। और साझेदारी वाली बातों को आप आगे समझेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लेता है, यानी वह धातु का गुण और अधातु का गुण दोनों दर्शा देता है। लेकिन यह कुछ स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है। अभी हम कार्बन को इस श्रेणी में नहीं रख सकते। कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये बात हम बाद में देखेंगे। त्याग या ग्रहण मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का ही होता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट 4 का होता है, जैसे प्लम्बिक, स्टेनिक, याद है बेसिक में पढ़ाया गया। तो ये सब आगे जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अभी जितना बात है उसको समझिए। अब सुनिए, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वह रासायनिक अक्रिय होगा। रासायनिक अक्रिय का मतलब वह किसी के साथ बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा। और ऐसे ही परमाणु सभी अक्रिय गैस होते हैं जिसमें एक अपवाद है। अपवाद नहीं, हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी वह अक्रिय गैस है, क्योंकि हीलियम का पहला कक्षा ही उसका अंतिम कक्षा है और पहला कक्षा की कुल क्षमता केवल 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो वह कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझे आप? अगला पॉइंट समझिए। वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 नहीं 7 तक, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव इन टर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में बोल रहा हूं। अब क्या समझते हैं इस बात से कि वह रासायनिक सक्रिय है? केमिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह रासायनिक बंधन में भाग लेगा, क्योंकि उसका अष्टक पूरा नहीं है। वह इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करेगा, वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और ऐसा करेगा तो वह निश्चित रूप से रासायनिक बंधन का निर्माण करेगा ही करेगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सुनो, ये हो गया। तो हमने ये कहा कि जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है और यह रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेता है। अब देखो, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा वह रासायनिक बंधन में क्यों भाग लेगा? ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए। और ऐसे परमाणु अपना अष्टक 2 तरह से पूरा करता है। पता है कौन कौन तरीका? एक तरीका है इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करना, ये एक तरीका के अंदर आता है। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कब इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण होगा, कब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ये बात जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल हमने आपको कहा कि कोई परमाणु अपना अष्टक 2 तरह से पूरा करता है। पहला इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके और दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है यह 2 तरह से होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके होगा, ये एक बात हो गया, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के अंतर्गत ये 2 बात होता है। 2 तरह से साझेदारी होती है। एक साझेदारी जो होता है वह 2 परमाणु के बीच बराबर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया। मेरे हाथ में एक एटम ये है, एक एटम ये है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, यह भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों आपस में साझेदारी किया और बंधन का निर्माण किया। और दूसरा साझेदारी होता है, हमारे हाथ में एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, इस दोनों परमाणु में मान लो केवल यह एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, लेकिन यह उस साझेदारी में भाग नहीं किया, लेकिन फिर भी आपस में बंधन का निर्माण होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी जो लास्ट वाला हम बोले हैं अंडर 10 ये नहीं पढ़ा हो, पढ़े हो? ये नहीं पढ़ा हो। तो इस आधार पर साझेदारी कितने तरह का होगा? 2 तरह का।
एक समान दो परमाणुओं के बीच बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और एक दो में से किसी एक ही परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। देखो हमने क्या कहा, वहां पर हमने कहा बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और यहाँ हम कह रहे हैं कि दो में से किसी एक ही परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। मतलब साझेदारी होगा भी और कोई एक के दो परमाणु दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन देगा बंधन बनाने के लिए। तो ये सब बात अभी बोलने के लिए, ये बात सिर्फ आप दिमाग में सेट कीजिए कि साझेदारी दो तरह की होती है। अब ये साझेदारी दो तरह से कैसे होगी, कब होगी, किसमें होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है, यह बात एक बार में तो नहीं समझ सकते हैं। यह बात जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जरा बताइए आप कि कुल मिलाकर अष्टक कितने तरह से पूरा होगा? बोलिए जल्दी। तीन तरह से, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण से और दूसरा साझेदारी से। लेकिन साझेदारी भी तो दो तरह का होता है, इसका मतलब रासायनिक बंधन इसलिए अष्टक तीन तरह से पूरा होगा और इसीलिए रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होते। आप नाम जरूर सुने होंगे, आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन और एक होता है उप सहसंयोजन बंधन जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आप नहीं पढ़े अंडर 10, तो जब सब चीज आप अंडर 10 पढ़ ही लेते हैं तो हम यहाँ काहे कोचिंग खोल के बैठे हैं, इतना ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, काहे इसी का आपके लिए करें। तो यहाँ तक बात हमको समझ में आ गया। अब हम समझाएंगे कुछ नहीं, अब आप लिखिए। चलिए एग्जाम्पल लिख चुके हैं, नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू। अब तैयार है लिखने के लिए? किसी परमाणु की संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वैसे परमाणु अभी लगातार एरो दे दे के लिखते जाना है, ठीक है। जब जब कहें नेक्स्ट एरो अगला पॉइंट बना दीजिए। वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और उसकी संयोजकता धनात्मक होती है। और उसकी संयोजकता धनात्मक होती है। नीचे एरो दीजिए। धातु की संयोजकता हमेशा धनात्मक होगी।
धातु की संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। धातु की संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। क्योंकि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्योंकि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्योंकि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसीलिए ऐसे परमाणुओं की संयोजकता ऋणात्मक होती है और इसीलिए ऐसे परमाणुओं की संयोजकता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। वह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है और इसकी संयोजकता शून्य होती है। और इसकी संयोजकता शून्य होती है। जैसे सभी अक्रिय गैस, इसमें वो अपवाद है ना, कौन लिख लो अपवाद। लिखना तो अपवाद है ना पड़ेगा। हम अपवाद का दूसरा नाम कंसेप्ट रख दिए। अब हम लिख देंगे कंसेप्ट इलियम, बाद में पता चला गड़बड़ा गया तो दूसरा यही चीज कहीं एग्जाम हॉल में लिख दिया तो वो समझेगा कि तुम गड़बड़ा गया। अपवाद को लिखता है कंसेप्ट। ये हम ना कहते हैं कि अपवाद नहीं होता है केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री में होता है कंसेप्ट। तो हमारा अपना स्टाइल है, आप उसको कंसेप्ट मत लिख देना। बोलते हैं कंसेप्ट, लिखेंगे तो अपवाद ही, अपवाद में लिख दीजिए हीलियम के बारे में समय केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन। ये लिखना नहीं है, ये तो आप पहले से जानते हैं। नीचे तो दीजिए वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में
वैसे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, वह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, वह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, और रासायनिक बंधन में भाग लेता है, रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग लेता है, और रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग लेता है। अच्छा ये बताओ, रासायनिक बंधन में भाग कैसे लेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो अपने बंधन बन जाएगा। तो एक्चुअल में अष्टक पूरा करने के लिए ये काम करता है। तो ये अष्टक पूरा करेगा कैसे? दो तरह से, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। नेक्स्ट एरो, वह परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 7 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से वह परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति, 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति दो तरह से करता है। इसी को हम कह सकते थे कि वह अपना अष्टक दो तरह से पूरा करता है। एक ही बात को 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति दो तरह से करता है। एक नंबर लिखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, और दूसरा नंबर लिखिए, 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। बोलो, लिख लिया? नीचे एरो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो तरह से होती है। ए नंबर, अब नीचे में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो तरह से होती है। ए नंबर, दो परमाणुओं के बीच समान संख्या में, दो परमाणुओं के बीच समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। मतलब इधर देखो, इधर एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, ये भी एक दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये भी दो दिया, ये भी दो दिया तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये तीन दिया तो तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसी आधार पर तुम लोग पढ़ा होगा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है।
एकल संयोजन बंधन, द्विसल संयोजन बंधन और त्रिसल संयोजन बंधन। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। याद आ रहा है आपको? वो सब हम जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप दूसरा तरीका देखो। आप लिखे हैं कि दो परमाणुओं के बीच समान संख्या में इलेक्ट्रॉन किससे आ जाए? बी नंबर में लिखिए, दो में से किसी एक ही परमाणु के द्वारा, दो में से किसी एक ही परमाणु के द्वारा, दो में से किसी एक ही परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी। तो जरा सुनो, दो परमाणु में से बराबर इलेक्ट्रॉन दिया तो बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब दो में से कोई, मान लो ये परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो ये एक तरफा साझेदारी हो गया। अब देखिए साझेदारी ये दो तरह से क्यों होती है, इसका रीजन हम आपको बताते हैं। इसका रीजन आप जनरल हम लोग जिस लाइफ में जीते हैं ना, उस लाइफ में भी काम चल जाएगा, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो आदमी को दुकान खोलना है, समझ में आई बात? दोनों आदमी के पास पूंजी कम है और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो दोनों ने क्या किया, दोनों अपना अपना पूंजी मिलाकर बराबर 1 लाख तुम दो, 1 लाख हम देंगे, 2 लाख का जरूरत है। 2 लाख में एक दुकान खोल दिया और दुकानदारी चलने लगा। दुकानदारी चलने लगा तो जो आमदनी होने लगा आधा बढ़ने लगा। तो ये जो दुकान खुला या दोनों आदमी आपस में जुड़ा, वह बराबर रुपया की साझेदारी से, बोलिए हाँ या नहीं? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी के पास 2 लाख रुपया है और दूसरे के पास एक भी रुपया नहीं, और जिसके पास 2 लाख रुपया है उसके पास वक्त नहीं, और जिसके पास रुपया नहीं है उसके पास पूरा का पूरा वक्त है। तो दुकान ऐसे भी तो हो सकता है कि एक काम करो, हम टोटल रुपया देते हैं और तुम अपना समय दे दो, पूरा का पूरा समय दे दो, आधा आधा दोनों बांट लेंगे, हम रुपया का कुछ हिस्सा ले लेंगे, मतलब जो 2 लाख दिए हैं वो उससे हमारा आधा हिस्सा माना जाएगा, और तुम पूरा समय दोगे इसलिए तुम आधा हिस्सा ले लो। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? बस ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट ऐसा ही सिचुएशन उत्पन्न होता है। साइंस एक चीज देख लीजिए आप, तुम यदि अपनी लाइफ को अच्छी तरह समझते हो और साइंस को लाइफ से जोड़कर पढ़ते हो तो तुमको साइंस पढ़ना बहुत आसान लगेगा। साइंस का बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप देखते होंगे कि हम आपको जनरल लाइफ से उसको जोड़ देते हैं, आपके दैनिक जिंदगी से उसको हम जोड़ देते हैं। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे सब, तो धीरे धीरे तुमको वो बात समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। प्रॉपर एग्जांपल के साथ हम तुमको समझा रहे हैं, तो तुमको ये समझ में आया कि साझेदारी 2 तरह से होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। अब आप ये बताइए कि ऊपर का कुछ कथन जो दिया गया है, इस कथन के आधार पर रासायनिक बंधन कितने तरह का होगा? 3 तरह। एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, एक बंधन वहां से बनेगा, दूसरा साझेदारी से बनेगा, लेकिन साझेदारी भी तो 2 तरह का होता है, तो ये 2 अलग अलग तरह का बंधन बनेगा। तो 2 तरह का ये बंधन और एक तरह का लेन देन वाला बंधन। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, according to above statement there are 3 types of covalent bond। ऊपर के कुछ कथन से हम कह सकते हैं कि बंधन, रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। नहीं तो थोड़ा और बढ़िया से लिखना है तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के कुछ कथन से यह स्पष्ट है कि कोई परमाणु अष्टक 3 तरह से पूरा करेगा, अतः रासायनिक बंधन 3 तरह का होता है। क्लियर है? देखिए ऊपर के कुछ कथन से यह स्पष्ट है कि ऊपर के कुछ कथन से यह स्पष्ट है कि
परमाणु तीन तरह से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। परमाणु तीन तरह से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तीन तरह से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। अतः रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, लिखिए नंबर 1 आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। नंबर 2 सहसंयोजक या सहसंयोजन भी बोलते हैं, जो लिखना है लिखिए, सहसंयोजन बंधन या सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। और तीसरा लिखिए उपसहसंयोजक बंधन। उपसहसंयोजक एक साथ लिखा है, उपसहसंयोजक बंधन। अब देखो पूर्ण रूप से हम लोग कहां पहुंच गए हैं, रासायनिक बंधन पर। अब हम बंधन के प्रकार को पढ़ने लगे। अभी तक हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि आखिर रासायनिक बंधन बनता क्यों, किस स्थिति में बनता है। अब हम समझेंगे कि रासायनिक बंधन कैसे बनता है और किस टाइप का बनता है, कितना तरह का होता है, वो तो लिख चुके हैं, सबको डिटेल में समझेंगे। एक नंबर लिख डालिए, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लिख लोगे खुद से, IONIC, आयनिक बॉन्ड। लिख लीजिएगा। इंग्लिश में इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो ELECTRO इलेक्ट्रो वैलेंट VALENT इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? इसको आज हम लोग शुरू नहीं करेंगे, इसको कल शुरू करेंगे। सुनिए रोकिए करना, क्योंकि इस एक बंधन को पढ़ाने में ना पूरे एक दिन का समय लगेगा। मजाक नहीं है बंधन, बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सुन लो, अब आप रासायनिक बंधन नहीं समझे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी रासायनिक बंधन नहीं समझ सकते। जब आप इस तरह से पढ़ाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे रासायनिक बंधन, तो आप अपने आप को ठगने का प्रयास मत कीजिए, साइंस मत लीजिए, आर्ट्स कॉमर्स में चले जाइए, तभी आप सही रह पाइएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। हाँ, एक शर्त है कि आप क्लास शुरू से किए हो, तब क्लास छोड़ छोड़ के किए होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा। आज के लिए बस इतना है।